तो चलते हैं स्टूडेंट आज की क्लास की तरफ। क्लास 12th में जो चैप्टर नंबर 3 आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज समझते हैं नर्स्ट इक्वेशन क्या है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो नर्स्ट इक्वेशन पर करेंगे बेटा। काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है और इस इक्वेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को आसान बनाने के लिए नर्स्ट इक्वेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं बेटा कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। एक इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन हम बता रहे हैं ओनली वन इलेक्ट्रोड के लिए। तो किसी बेटा इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला किसी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयन और उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बातें समझ में आ रही हैं? मैंने ये कहा कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयन और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो नस्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नस्ट के अनुसार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ आयन में बेटा कुछ रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम यहाँ पर शो करने जा रहे हैं कि उसमें क्या रिलेशन होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ आयन में जो रिलेशन होता है वो इक्वेशन है। कॉपी और पेन को साथ में आप लेकर के बैठेंगे। क्या इक्वेशन है बेटा, क्या रिलेशन है उनमें, देखते हैं। E इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई बेस यानी नेचुरल लॉग रिड्यूस्ड स्पीशीज एक्टिव मास रिड्यूस्ड स्पीशीज अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज। ये रिलेशन होता है, ये इक्वेशन है। तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग रिड्यूस्ड स्पीशीज वाई ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज। यहाँ पर E है बेटा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये सिंबल मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि जो E है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा कि E इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट है, E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर बेटा गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल। सभी बच्चे जानते हैं कि आर होता है वो एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू डेफिनेट है। गैस कांस्टेंट वैल्यू क्या है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट होती है। एन क्या है बेटा, यहाँ पर जो स्मॉल एन है वो क्या है, वैलेंसी ऑफ आयंस। जो स्मॉल एन है वो है बेटा वैलेंसी ऑफ आयन। और एफ है फैराडे कांस्टेंट है, सभी बच्चे जानते हैं फैराडे कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम, ये वैल्यू होती है।
चलिए इसको नोट कर लें आप, इसको नोट कर लें, फिर हम इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं। जल्दी से नोट कर लें इसको, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सपोज दैट एक रिएक्शन है बेटा कि m की पावर n 1 पॉजिटिव, इसको n, ये कोई आइंस है सॉल्यूशन में प्रेजेंट, ये कोई आइंस है, मेटल आइंस है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, n इलेक्ट्रॉन मिल गए। क्या हुआ, किस में कन्वर्ट हो गया, ये m में कन्वर्ट हो गया, यानी मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर ये जो है बेटा, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज कहते हैं, और इसको बोलते हैं बेटा रिड्यूस्ड स्पीशीज, रिड्यूस्ड स्पीशीज। चलिए इसको हमने मान लिया है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने माना है इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं हम, इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं। देखो रिड्यूस्ड स्पीशीज हमारे पास कैपिटल M है, M का मतलब है यहाँ पर कोई मेटल है, M का मतलब क्या है, इसको MS भी लिख सकते हैं हम, सॉलिड मेटल भी कह सकते हैं। ये क्या है बेटा, कोई मेटल है, ठीक है ना। चलिए मेटल का ये आइंस है। अब रिड्यूस्ड स्पीशीज हम यहाँ लिखते हैं, और ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज है हमारी, उसको हम यहाँ लिखते हैं, और ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। तो क्या इक्वेशन हमें मिलेगी, देखें आप इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 1 से यानी E इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF, RT अपॉन NF नेचुरल लॉग E बेस। रिड्यूस्ड स्पीशीज है हमारे पास ये, तो एक्टिव मास M अपॉन एक्टिव मास M की पावर N प्लस M ऑफ N प्लस 1 प्लस, ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब देखो यहां पर ध्यान दो, किसी भी मेटल या सॉलिड का, किसी भी सॉलिड मेटल का जो एक्टिव मास होता है बेटा वो 1 होता है। तो यहाँ पर सॉलिड मेटल क्या है, M है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होगी। तो हमने क्या बताया, किसी भी सॉलिड मेटल का जो एक्टिव मास होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, एक्टिव मास M इक्वल टू 1। अब इस M एक्टिव मास M इक्वल टू 1 है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो क्या इक्वेशन हमें मिलेगी, हमें इक्वेशन मिलेगी E इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF लॉग E बेस 1 अपॉन M ऑफ N 1 पॉजिटिव, ये इक्वेशन मिल गई। लॉग E बेस को चेंज कर देते हैं, तो सभी बच्चे जानते हैं कि सभी जानते हैं कि लॉग E बेस इक्वल टू होता है 2.303 लॉग 10 के, यानी लॉग E बेस को लॉग 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या इक्वेशन मिलेगा, E इक्वल टू E नॉट माइनस चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं बेटा कि इस M ऑफ N प्लस को ऊपर ले जाएंगे तो ये लॉग के जो साइन है बेटा, वैल्यू है, वो चेंज हो जाएगी। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, E इक्वल टू E नॉट प्लस RT अपॉन NF लॉग E बेस और एक्टिव मास M ऑफ N प्लस। इसमें क्या करना है, इस लॉग E बेस को, अब इस इक्वेशन में लॉग E बेस को हमें कन्वर्ट करना है बेटा लॉग 10 में।
तो ई बेस को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए देखते हैं तो क्या इक्वेशन मिलेगी हमें। ई इक्वल टू ई नॉट सेल ई नॉट प्लस आर टी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 का, तो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ। यहाँ पर आ जाएगा बेटा लॉग ई बेस की जगह log 10 और m ऑफ n 1 पॉजिटिव, एक्टिव मास m ऑफ n 1 पॉजिटिव। इसको डाल देते हैं हम बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। यही बेटा नेक्स्ट इक्वेशन है, यह इलेक्ट्रोड का नेक्स्ट इक्वेशन है। तो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ, ये इक्वेशन मिल गई आपको, इसको हम कहेंगे बेटा नेक्स्ट इक्वेशन, दिख रहा है ना, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। चलिए नोट कर लें इसको, आप थोड़ी सी बातें और बता रहे हैं आगे हम, जल्दी इसको पहले नोट कर लें आप। हो गया बेटा, सभी बच्चों ने कर लिया होगा। देखो इक्वेशन नंबर सेकंड हमें क्या मिली थी बेटा, हमें इक्वेशन नंबर सेकंड मिली थी ई इक्वल टू ई नॉट प्लस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 और एक्टिव मास m ऑफ n प्लस। अब देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज जो होती हैं वो डेफिनेट होती हैं किस पर, HTP पर। तो यहाँ हम लिखते हैं बेटा HTP पर टेम्परेचर होगा वो 298 केल्विन, 298 केल्विन। R की वैल्यू डेफिनेट होती है, R इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और F की वैल्यू होती है बेटा 96,500 कूलम। ये कुछ डेफिनेट HTP पर ये डेफिनेट वैल्यूज होती हैं। इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो देखो हमें क्या मिलता है। इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो हमें क्या मिलने वाला है, समझ रहे हो ना आप, क्या मिलने वाला है। देखो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें मिलने वाला है बेटा 2.303 आर टी अपॉन एफ इक्वल टू 0.0591। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर हमें मिलने वाला है, ये वैल्यू मिलने वाली है। अब इसकी जगह पे बेटा ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो क्या इक्वेशन हमें मिलेगी, देखो इक्वेशन मिलेगी ई इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.0591 अपॉन एन, बैलेंसी ऑफ आइन है एन, लॉग बेस में 10 और m ऑफ n 1 पॉजिटिव, एक्टिव मास m ऑफ n 1 पॉजिटिव। चलिए ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है बेटा, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये था बेटा एक इलेक्ट्रोड के लिए, यानी एक इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन, ओनली वन इलेक्ट्रोड के लिए। तो इसको आप नोट कर लें जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं बेटा, हेडिंग लगा लेंगे आप नेक्स्ट इक्वेशन फॉर डैनियल सेल। सभी बच्चे जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल जो होता है वो दो इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना होता है। डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल जो होता है वो उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना होता है। तो चलिए डैनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर कि डैनियल सेल के लिए क्या नेक्स्ट इक्वेशन होगी बेटा। तो आप जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल का जो EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, EMF। तो EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल, EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के लिए बेटा जो
गैल्वेनिक सेल के लिए जो ईएमएफ होता है वो होता है बेटा ई सेल। सही बच्चों को पता है ई सेल होता है। तो ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। सही बच्चे जानते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखते हैं यहाँ पर, तो ई सेल और क्या लिख सकते हैं इसको, ई सेल दो इलेक्ट्रोड होंगे, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। चलो हमने मान लिया एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है और एक जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम करता है। तो ई सेल इक्वल टू ई CO माइनस ई Zn। इस तरीके से भी इसको हम शो कर सकते हैं बेटा। चलिए कर लें फटाफट। अब हम बात करते हैं बेटा नर्स्ट इक्वेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू, इसको डाल दें आप फर्स्ट नंबर अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन। चलिए इसके दो पार्ट किए लेते हैं हमें, है ना, दो पार्ट। अकॉर्डिंग टू बेटा, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन। चलिए क्या है नर्स्ट इक्वेशन बेटा, ECU इक्वल टू E0 CO प्लस 2.303 RT अपॉन 2F, RT अपॉन 2F। क्योंकि कॉपर क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को बेटा गेन करता है। कॉपर होता है, जिंक एनोड का काम क्यों करता है यहाँ पर, क्योंकि एनोड जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर बेटा रिडक्शन होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। तो n क्या है यहाँ पर, n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 हो गई। ये n की वैल्यू है 2। आगे क्या है, log बेस 10 और एक्टिव मास Cu2 पॉजिटिव, एक्टिव मास Cu2 पॉजिटिव। अब जिंक के लिए देखते हैं, तो EZn इक्वल टू E0 Zn प्लस 2.303 RT अपॉन 2F। यहां पर भी n की वैल्यू, दो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, log बेस 10 और Zn 2 पॉजिटिव, एक्टिव मास Zn 2 पॉजिटिव। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, ECU और EZn। तो ECU का मतलब E कैथोड, यानी इसकी वैल्यू यहां रखनी है और इसकी वैल्यू हमें यहां रखनी है। तो यानी इसमें से हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है। दोनों इक्वेशन आपके सामने आ चुकी हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है बेटा, ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलेगा, देखें आप, ई सेल इक्वल टू E0 CO माइनस E0 Zn, E0 CO माइनस E0 Zn प्लस 2. इसमें से इसको माइनस करना है, तो प्लस 2.303 अपॉन 2F। तो या तो इसको कॉमन ले लो इसका, है ना। आगे क्या बचा, लॉग, इधर देखो क्या बचेगा इसको सॉल्व करने पर, लॉग बेस 10 Cu2 पॉजिटिव माइनस log 10 Zn2 पॉजिटिव। यह मिल गया सॉल्व करने पर। अब आप सभी लोग जानते हो कि बेटा जो log बेस 10x होता है, log 10x माइनस log 10y होता है, वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू log
x अपॉन वाई के, log 10 x अपॉन वाई के होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं कि log 10 x माइनस log 10 y इक्वल टू होता है log 10 x बाई वाई। एक्स बाई वाई के होता है बेटा, तो क्या मिलेगा देखो, ई सेल इधर कर देते, इधर दिख नहीं रहा है ना, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल प्लस 2.303 RT अपॉन 2F, RT अपॉन 2F log 10 और Cu एक्टिव मास Cu2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई एक्टिव मास Zn2 पॉजिटिव। ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है, इसको आप इस तरीके से बंद कर लें। न्यूमेरिकल करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। अब बेटा देखो कि लैब में यदि काम कर रहे हैं तो उस लैब का यह टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या करें यहाँ पर, इफ़ टेम्परेचर कितना है, ये टेम्परेचर बेटा 25 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या करना होगा, इसकी जगह पे हमें क्या करना है, इसकी जगह पे हमें वैल्यू लिखनी है। कौन सी वाली, जो 1 इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन हमने निकाली थी, उसमें R की वैल्यू, T की वैल्यू और F की वैल्यू को रखा था, तो 0.0591 आया था। तो वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, यानी STP पर, STP पर। चलिए देखते हैं क्या इक्वेशन मिलेगी हमें। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल प्लस 0.0591 अपॉन n, और n की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है यहाँ पर, log 10 Cu2 पॉजिटिव एक्टिव मास Cu2 पॉजिटिव अपॉन एक्टिव मास Zn2 पॉजिटिव। यहाँ n की जगह पे आप लिख सकते हो 2, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, उस आइंस की जो वैलेंसी है बेटा वो 2 है, और n को हमने क्या बताया था कि वैलेंसी ऑफ आइन। तो दोनों ही जो जिंक आइंस है वो क्या है, जिंक इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट करने वाला मेटल है, और कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला मेटल है। तो दोनों ही हमने मेटल में क्या देखा है कि जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड में जो n की वैल्यू है वो 2 है। तो 2 इलेक्ट्रोड के लिए बेटा नेक्स्ट इक्वेशन होती है ये 2 इलेक्ट्रोड के लिए। चलिए नोट कर सकते हैं आप। तो मैंने आज बताया आपको कि 1 इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, और बेटा 2 इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है। तो आज की क्लास को यहीं बेटा समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास लेने के लिए।